नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब के पन्ने पलटने वाले हैं जो लगभग 100 साल से ट्रेडर्स और सीक्रेट हंटर्स के लिए एक पहेली बनी हुई है। ये किताब है W.D. गैन की 1927 की मास्टरपीस द टनल थ्रू द एयर। तो चलिए इस रहस्यमयी दुनिया में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या छिपा है। अब सवाल ये उठता है, जो सुनने में ही बड़ा अजीब है ना, कि भाई एक साइंस फिक्शन, वो भी एक लव स्टोरी वाली नॉवेल, भला उसमें स्टॉक मार्केट के सीक्रेट्स कैसे हो सकते हैं? बस यही तो वो पहेली है जो इस किताब को इतना खास बनाती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक कोड है, और आज हम मिलकर इस कोड को क्रैक करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस किताब और इसके लेखक के रहस्य को थोड़ा और समझते हैं। आखिर ये W.D. गैन थे कौन, और क्यों उनकी ये किताब आज भी इतनी फेमस है कि लोग इसे डिकोड करने में लगे हैं। W.D. गैन अपने समय के एक लेजेंडरी लेकिन उतने ही रहस्यमयी फाइनेंशियल फोरकास्टर थे। उनका मानना था कि मार्केट में जो भी उतार चढ़ाव होता है ना, वो कोई तुक्का नहीं है, बल्कि सब कुछ कुदरत के नियमों के हिसाब से एक फिक्स्ड साइकिल या पैटर्न में चलता है। और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इन्हीं पैटर्न्स को समझने और भविष्य देखने में लगा दी। और जो चीज़ इस किताब को और भी मिस्टीरियस बना देती है, वो है इसका सबटाइटल। देखिए, किताब लिखी गई थी 1927 में, लेकिन इसका सबटाइटल है 1940 से पीछे मुड़कर देखना। जरा सोचिए, गैन 13 साल पहले ही ये दावा कर रहे थे कि वो भविष्य में खड़े होकर अतीत को देख रहे हैं। ये कोई छोटा मोटा दावा नहीं था, ये एक तरह का ऐलान था कि भविष्य को पढ़ा जा सकता है। ज्ञान की पूरी फिलॉसफी, उनका पूरा सिद्धांत बस इसी एक लाइन पर टिका था। उनका मानना था कि जो हो चुका है वही फिर होगा, चाहे वो बाजार हो, मौसम हो या देशों के बीच लड़ाई। और इसके लिए उन्होंने सिर्फ मार्केट चार्ट्स ही नहीं पढ़े, बल्कि बाइबल की भी बहुत गहराई से स्टडी की। उनका मानना था कि बाइबल में भविष्य के इन साइकिल्स के कोड छिपे हैं, और अगर कोई उन्हें समझ ले तो वो आने वाले कल का पूरा नक्शा बना सकता है। तो सवाल ये है कि ज्ञान ने अपने इतने गहरे ज्ञान को दुनिया के सामने कैसे रखा? देखिए, उन्होंने इसे किसी बोरिंग ट्रेडिंग मैनुअल में नहीं लिखा, जो शायद ज्यादा आसान होता। नहीं, उन्होंने इसे एक प्रेम कहानी के पर्दे के पीछे छिपा दिया। क्यों? चलिए देखते हैं। कहानी का हीरो है रॉबर्ट गॉर्डन। टेक्सास में पैदा हुआ एक शांत सा होनहार लड़का। उसे अपनी स्कूल की दोस्त मैरी स्टैंटन से प्यार हो जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब मैरी उसे एक खत छोड़कर अचानक चली जाती है, जिसमें लिखा होता है कि जब तक वो महान नहीं बन जाता तब तक वो वापस नहीं आएगी। बस यही जुदाई रॉबर्ट के अंदर एक आग लगा देती है, और वो दुनिया के सबसे गहरे रहस्यों को खोजने के सफर पर निकल पड़ता है, ताकि वो अपनी मैरी को वापस पा सके। तो चलिए अब कहानी की ऊपरी परत को हटाते हैं और उन रहस्यों को खोजते हैं जिन्हें रॉबर्ट गॉर्डन ने अपने इस कमाल के सफर में हासिल किया। ये सिर्फ बाजार के नियम नहीं थे, ये तो भविष्य को देखने के नियम थे। अपनी खोज में रॉबर्ट ने ज्ञान के 3 बड़े स्तंभों को समझा। पहला, लॉ ऑफ वाइब्रेशन, मतलब बाजार में हर चीज की एक अपनी धुन, एक अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, और वो एक तय साइकिल में ही चलती है। दूसरा, टाइम फैक्टर, ज्ञान के लिए कब कुछ होगा ये जानना क्या होगा इससे भी ज्यादा जरूरी था। और तीसरा, प्रकृति के नियम। रॉबर्ट ने बाइबल और प्रकृति को पढ़कर इन साइकिल्स की भाषा को डिकोड करना सीखा, और इन्हीं सिद्धांतों का इस्तेमाल करके उसने कॉटन और स्टॉक मार्केट में ऐसी सफलता पाई जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। लेकिन रॉबर्ट की खोज सिर्फ पैसे कमाने तक नहीं रुकी। इसी किताब में 1930 से 32 के बीच अमेरिका और जापान के एक भयंकर युद्ध की भविष्यवाणी की गई थी। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि 1927 में लिखी कोई बात भविष्य में होने वाले पर्ल हार्बर जैसे हमले के इतने करीब कैसे पहुंच सकती है। किताब में बताया गया कि न्यूयॉर्क पर एक बहुत बड़ा हवाई हमला होता है और अमेरिका को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है। युद्ध के दौरान रॉबर्ट सिर्फ एक ट्रेडर नहीं रहता, बल्कि एक महान साइंटिस्ट भी बन जाता है। उसने ऐसे ऐसे आविष्कार किए जो उस जमाने में किसी जादू से कम नहीं थे, जैसे टनल थ्रू द एयर, जो हवाई जहाजों के लिए एक इनविजिबल सेफ्टी कॉरिडोर था।
साइलेंट एयरक्राफ्ट, जो बिना आवाज के दुश्मन के इलाके में घुस जाता था। डेमन ऑफ डेथ जैसा एक खतरनाक हथियार, जो मीलों दूर से दुश्मन के प्लेन्स को हवा में ही भस्म कर सकता था। और तो और एक स्लीपिंग गैस, जिससे बिना खून खराबे के युद्ध जीता जा सकता था। रॉबर्ट ने यह साबित कर दिया कि ज्ञान की असली शक्ति किसी भी हथियार से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। तो रॉबर्ट गॉर्डन ने बाजार को जीत लिया, भविष्य को देख लिया और अपनी अक्ल से युद्ध भी जीत लिया। लेकिन ज्ञान की इस लंबी और मुश्किल यात्रा का उसका असली मकसद क्या था? वो कौन सी असली चाबी थी जिसे वो सच में खोज रहा था? जरा सोच कर देखिए, इतनी शक्ति, इतनी ताकत, पैसे की, विज्ञान की और मिलिट्री की, ये सब हासिल करने के बाद रॉबर्ट ने वो कौन सा आखिरी नियम खोजा जो इन सब से भी ऊपर था? क्या वो बाजार का कोई सीक्रेट फॉर्मूला था, या कोई साइंटिफिक थियरी, या फिर कुछ और ही? नहीं, वो सबसे बड़ा, सबसे जरूरी नियम था। प्रेम ही नियम की पूर्ति है। मतलब रॉबर्ट ने जो कुछ भी हासिल किया, जो भी आविष्कार किए, जो भी ज्ञान पाया, वो सब कुछ सिर्फ एक वजह से था, मैरी के लिए उसका प्यार। सारी सफलता और शक्ति के बाद भी वो मैरी के बिना अधूरा था। आखिर में उसका सबसे बड़ा इनाम दुनिया पर राज करना नहीं था, बल्कि अपनी मैरी को वापस पाना था। और यहीं पर ज्ञान ने बहुत खूबसूरती से मैरी के दो रूप दिखाए हैं। एक, वो इंसान जिससे रॉबर्ट प्यार करता है और जो उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा है। और दूसरा, मैरी ज्ञान और सच्चाई का प्रतीक है, जिसे पाने के लिए किसी भी इंसान को रॉबर्ट की तरह ही कड़ी मेहनत, लगन और एक सच्चे दिल की जरूरत पड़ती है। तो आखिर में ये किताब है क्या? सच पूछिए तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि इसे पढ़ कौन रहा है। एक आम इंसान के लिए ये एक साइंस फिक्शन लव स्टोरी है। एक वैज्ञानिक के लिए ये भविष्य के आविष्कारों की कहानी हो सकती है, और एक ट्रेडर के लिए ये बाजार के साइकिल्स का एक छिपा हुआ खजाना हो सकता है। ज्ञान ने वाकई एक ऐसी किताब लिखी है जिसकी कई परतें हैं और हर परत में एक नया राज छिपा है। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे और ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या प्रकृति के इन साइकिल्स वाले नियमों का इस्तेमाल करके सच में भविष्य को देखा जा सकता है? क्या इतिहास, बाजार और हमारी अपनी जिंदगी सब कुछ एक तय पैटर्न में चलता है जिसे समझा जा सकता है? खैर, ज्ञानवी ये किताब इसका कोई सीधा जवाब तो नहीं देती, लेकिन ये सोचने पर मजबूर जरूर करती है।